बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया बास्तियों का। आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बिफोर मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की जो अदालत है उसमें जो मुकदमे के तमाम मराहिल हैं, जो तमाम स्टेप्स हैं वो क्या हैं, और जब मैजिस्ट्रेट किसी ट्रायल की कोग्निजेंस लेता है, उसको इख्तियार समात करता है, तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से ऐसे मराहिल हैं जिनसे वो केस गुजरता है। इस हवाले से हमारे पास जो सेक्शंस मौजूद हैं वो सेक्शन 241 से लेकर 250A तक हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC की दफ़ा 241 से लेकर 250 तक हैं। अब जब हम 241 पढ़ते हैं, प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी ऑब्जर्व्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन द ट्रायल ऑफ केसेस। 241 कहता है कि ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, इसके मुताबिक जो ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट है उसको चलाया जाएगा। मुकदमा जो मजिस्ट्रेट मुकदमे को डील करता है या उसका तरीक़ेकार है वो इन सेक्शंस के मुताबिक चलाया जाएगा। और इसको चैप्टर 20 डील करता है, चैप्टर 20 डील करता है ट्रायल ऑफ केसेस बाय मजिस्ट्रेट के नाम से ये चैप्टर है CRPC में, ठीक है। अब उसके जब केस अदालत में आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुलजम की तलबी के बाद पहला काम क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट पहला काम क्या करता है? पहला काम वो करता है 241A सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड, कि मुलजम को तमाम दस्तावेज़ात उन दस्तावेज़ात की नकूल फराम करना या बयानात की नकूल फराम करना। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 241A में कौन कौन सी नकुलात का जिक्र है और कौन कौन सी नकुलात मुलजम को नहीं दी जा सकती और कौन कौन सी नकुलात दी जा सकती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मुलजम को प्रोवाइड की जा सकती हैं, और ये उसका एक राइट है और ये मैंडेटरी प्रोविजन है, उसका एक राइट है कि वो जो नकुलात हैं उनको रिसीव करे। इसमें दो सूरत हाल हैं। एक वो केसेस जो पुलिस रिपोर्ट पर दाखिल हुए, यानी कि जिनमें FIR हुई, FIR होने के बाद रिपोर्ट 173 चलान मुरतब हुआ और उसके बाद चलान अदालत में जमा करवाया गया। एक उसमें कौन कौन सी नकुलात देनी है, एक वो हो गया। और एक दूसरा है 241A सब सेक्शन 2 है। ये कहता है कि जो कंप्लेनेंट केसेस हैं, जिनमें ऐसे केसेस जिनमें इस्तगासा दायर किया गया और इस्तगासा में वो मंजूर हुआ, मंजूर होने के बाद उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं पुलिस रिपोर्ट की तरफ से कि ऐसे केसेस जो पुलिस रिपोर्ट पर तैयार हुए हैं, जिनमें FIR हुई हैं, उनमें कौन कौन सी नकुलात दी जाती हैं 241A के मुताबिक। अब इसमें वो कहता है कि ऐसे मुकदमों में नकुलात नहीं दी जाएंगी। वो कौन से? जो हुज ट्राइड समरली, जो समरी ट्रायल हैं, या ऐसे मुकदमात जिनमें सिर्फ जुर्माने की सज़ा है या अगर दूसरी सज़ा है तो 6 माह तक की सज़ा है, इनमें नकुलात नहीं दी जाएंगी। इनके अलावा जो केसेस हैं जो पुलिस रिपोर्ट पर हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेसेस, जितने भी गवाहान हैं उनकी 161 161 CRPC के बयानात, 164 के बयानात। इसके अलावा जो इंस्पेक्शन नोट होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले दिन अक्रंस पर जाता है और जाते ही जो पहला मुआयनी रिपोर्ट तैयार करता है, पहले इंस्पेक्शन नोट्स तैयार करता है, उनकी कॉपी, स्टेटमेंट 161, स्टेटमेंट 164, फर्स्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो ट्रायल कमेंसमेंट होने से 7 दिन के अंदर नॉट लेस देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, कि ट्रायल के शुरू होने से 7 दिन के अंदर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मुलजम को सप्लाई करनी है, मुलजम को देनी है, और मुलजम का यह हक है उनको रिसीव करना। अगर यहाँ पर एक प्रोवाइजो है उसके बाद, उसमें है कि अगर 161 का कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा हिस्सा, उस बयान का कोई ऐसा हिस्सा जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ के हवाले से इनएक्सपीडियंट हो, उसके कि ऐसा उसमें ऐसी कोई चीज़ है कि उससे पब्लिक इंटरेस्ट को मामला दरपेश हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है, या वो बयान मुलजम के हाथ लग गया तो वो नुकसान हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट का ऐसा हिस्सा
उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उन बयानात से निकाल दिया जाएगा और बाकी स्टेटमेंट्स उनको दे दी जाएंगी। अब आते हैं वो केसेस जो कंप्लेनेंट केस पर जिनमें इस्तगासा दायर होता है। अब इस्तगासे पर बात करते हैं। इस्तगासे में जब 204 की तलबी हो जाती है, 204 206 सीआरपीसी सेक्शन 206 सीआरपीसी इशू प्रोसेस हो जाता है। कंप्लेनेंट इस्तगासा मंजूर होने के बाद जब मुल्ज़मान की तलबी होती है तो तलबी के 3 दिन के अंदर अंदर विदिन 3 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 204 फॉर इशू ऑफ प्रोसेस टू द अक्यूज्ड, 3 दिन के अंदर अंदर जो कंप्लेनेंट है उसने उतनी ही कॉपीज, पुलिस रिपोर्ट में भी उतनी कॉपीज और कंप्लेनेंट केस में भी उतनी ही कॉपीज जितने मुल्ज़मान हैं वो सर्टिफाइड उनकी कॉपीज बनवाकर अदालत में जमा करवानी होती हैं। ठीक है, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की जाए, मुल्ज़म को दी जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मुल्ज़म को फराम की जाए। उसमें कौन कौन सी कॉपीज हैं? कंप्लेनेंट की कॉपीज, इस्तगासा की कॉपीज, जितने डॉक्यूमेंट कंप्लेनेंट ने उस वक्त कंप्लेंट के साथ अटैच किए उन सब की कॉपीज। ठीक है, उसके अलावा गिस्ट ऑफ एविडेंस के जो एक एविडेंस शेड्यूल होता है उसकी कॉपी, और साथ में जो बयानात सरसरी करसरी स्टेटमेंट्स जो होते हैं, सरसरी बयानात जो होते हैं उनकी कॉपीज, और ऑर्डर की कॉपी 204 की ऑर्डर की कॉपी, यानी कि तमाम फाइल की एक कॉपीज जो है वो उतने सेट बनवा कर अदालत में दाखिल करने होते हैं 3 दिन के अंदर अंदर। अब ये हो गया। अब उसके बाद प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में ये कहते हैं कि provisions of this subsection shall not apply in any case in which the complainant has been made by a court or by a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duties, कि जहां पर जो कंप्लेंट है या जो एफआईआर है वो किसी कोर्ट की तरफ से दायर की गई है, किसी पब्लिक सर्वेंट, किसी सरकारी मुलाजिम की तरफ से अगर दायर की गई है तो उस पर ये कॉपीज बनवाने का जो सिस्टम है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो कॉपीज नहीं बनवाएगा। तो मुल्ज़म जो है वो अपनी मदद आपके तहत अपने जो नकुल आते हैं वो हासिल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि पुलिस रिपोर्ट में जितने डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होने हैं, जितने डॉक्यूमेंट कंप्लेनेंट एग्जिबिट करवाएगा, रिकवरी मेमोज हो गए, डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवाएगा, सब की कॉपीज जो है ना वो उसको मुल्ज़म को फराम करनी ज़रूरी है कि जो भी डॉक्यूमेंट वो चाहता है कि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ मैं पेश करूँगा, पेश करना चाह रहा है, तो उसकी कॉपी वो मुल्ज़म को फराहम करेगा। लेकिन जो पुलिस ज़िमनी है, जो पुलिस फाइल है, उसकी कॉपी मुल्ज़म को फराहम नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर वो लेना चाहता है तो उसका एक अलहदा से प्रोसीजर है, उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अपनी रिकॉर्ड ऑफ रीजंस पेश करनी पड़ेंगे और उसके बाद देन अदालत जो है वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो अलाउ करेगी। इसके बाद का कॉपीज देने के बाद जो नेक्स्ट आता है 242 242 सेक्शन है, चार्ज टू बी फ्रेम्ड। जब मुल्ज़म अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ, ठीक है, उसको कॉपीज फराहम की गई। अब अदालत उससे पूछती है he shall be asked whether he admits that he has committed the offense with which he is charged, कि do you plead guilty or not, कि आपने ये जो इल्ज़ाम आप पर लगाया गया इससे आप एग्री करते हैं, इसको आप गिल्टी प्लीड करते हैं या नहीं करते। ये चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो अगला प्रोसीजर है वो 243 243 है, कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रुथ ऑफ एक्यूजेशन। अगर वो 242 के तहत चार्ज एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फर्द जुर्म है उसके आयद होने के वक्त वो कहता है जी मैं इन इल्ज़ामात को कबूल करता हूँ और मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ, तो जो मजिस्ट्रेट है वो अंडर सेक्शन 243 243 सीआरपीसी उसको सजा दे देगा, उसको कन्विक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर 244 उसके बाद 244 आता है, प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड, कि ऐसे हालात के अगर वो एडमिशन नहीं करता, अगर वो इकबाल जुर्म नहीं करता, अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता, तो फिर क्या होता है। फिर 244 कहता है
जो मजिस्ट्रेट है वो शैल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense। कि जो मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेनेंट से कहेगा कि आप अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं, उनके बयानात होंगे, जो मुलजम का वकील है वो उन पर जिरा करेगा, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, कंप्लेनेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो भी है वो मजिस्ट्रेट कलमबंद करेंगे। उसके बाद मुलजम से पूछेंगे कि अगर 342 में 345 के बयान में कि अगर आपने कोई एविडेंस पेश करनी है तो वो आप एविडेंस पेश करते हैं। 342 पर मैंने एक अलहदा से आपको ट्रायल में ब्रीफली थोड़ा सा समझाया, एक अलहदा क्रिमिनल ट्रायल स्टेप बाय स्टेप, उसमें मैंने समझाया कि 342 में कौन से क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या, सारी मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो उसकी दोनों साइड से एविडेंस, अगर मुलजम ने एविडेंस पेश करनी है तो ठीक, अगर नहीं करता 342 बयानात के बाद फाइनल हियरिंग आ जाती है, फाइनल बहस हो जाती है और उसके बाद मज़ीद आगे फिर फैसला हो जाता है। अब इसी 244 जो है, ये सेक्शन 244 जो है, ये कहता है प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल नॉट बाउंड टू हियर एनी पर्सन एज अ कंप्लेनेंट इन एनी केस इन विच द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड बाय अ कोर्ट। कि वो बाउंड नहीं है, मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि जहाँ पर जो कंप्लेंट है वो अदालत ने की है और वो अदालत को उस कंप्लेनेंट को सुने, बाउंड नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी वो फैसला कर सकता है। उसके बाद आता है द मजिस्ट्रेट इफ ही थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट आर अक्यूज्ड इशू अ समन्स टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। कि जो मजिस्ट्रेट है उसके पास आप एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं 244 दफ़ा 244 सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 के मुताबिक कि किसी भी गवाह को तलब किया जाए, ठीक है, किसी भी कि उसको ऐसा हुक्म दिया जाए कि वो कोई डॉक्यूमेंट पेश करे या कोई दूसरी चीज़ अदालत में पेश करे जो अदालत को ज़रूरी हो कि वो जो उसके पास मुकदमा चल रहा है उसका फैसला करने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हों, तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और मजिस्ट्रेट अगर ये समझता है, ठीक है, यानी कि ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, मेक अ वर्ड है यहाँ पर, उसके ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो अगर चाहे तो उस गवाह को तलब कर सकता है, उस डॉक्यूमेंट्स को तलब कर सकता है। इसके बाद सब सेक्शन जो 3 है 244 सब सेक्शन 3 है द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस, कि वो जो गवाह उसको समन करने से पहले उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो उनको डिपॉजिट करने का कह सकता है कि जो गवाह को बुलाने का खर्चा है, उसका खर्चा है, वो अदालत में जमा करवाए कंप्लेनेंट, तो फिर उसके बाद उसको समन किया जाता है। और वो जो खर्चा होता है वो जब गवाह आता है अपनी गवाही देता है तो उसको वो जो खर्चा होता है वो उसको दे दिया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द अक्यूज्ड टू डिपॉजिट एनी सच एक्सपेंसेस इन कोर्ट इन केस वेयर ही इज चार्ज विद एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ। के वहाँ पर इन हालात में वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक्सपेंसेस हैं वो जमा करवाएं जहाँ पर एक जुर्म की जो सज़ा है वो 6 माह से ज़्यादा है, ठीक है, उन हालात में ज़रूरी नहीं है। इसके बाद 244A है स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164 के जो 164 की स्टेटमेंट्स हैं उनका क्या करना है। अब उनके हवाले से इस सेक्शन के मुताबिक ये है कि अगर उस स्टेटमेंट एक ड्यूली रिकॉर्डेड है, ठीक है, मुलजम की मौजूदगी में हुई है और उसको जिरा का क्रॉस एग्जामिन का उसको हक दिया गया है, ठीक है, तो फिर वो जो स्टेटमेंट होगी वो एज ए एविडेंस ट्रीट की जाएगी और उसको सफ़ा मिसल पर एग्जिबिट किया जा सकेगा, उसको सफ़ा मिसल पर लाया जा सकता है। अब 245 है, 245 एक्विटल के हवाले से है कि अगर मजिस्ट्रेट एविडेंस टेक करने के बाद 244 की जो एविडेंस है के अंडर जो एविडेंस है उसको टेक करने के बाद अगर वो सोचता है, अगर वो समझता है कि जो इसके ख़िलाफ़ केस एक मजबूत तरीके से नहीं बना
या अक्यूज को नॉट गिल्टी, ठीक है, मासूम तस्वर करता है कि उसने, उसकी एविडेंस से ज़ाहिर होता है कि अक्यूज ने अक्यूज पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो साबित नहीं हुआ, तो 245 के तहत जो मजिस्ट्रेट है वो उसकी बरीयत का, वो उसके एक्विटल का, उसको बरी करने का ऑर्डर कर देगा। 245 ए क्या कहता है? प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, जो उसकी प्रीवियस, जो उसकी साबका सजाएं हैं, प्रीवियस कन्विक्शन है, उसके वाले से क्या करना है। तो उसके वाले से जो मजिस्ट्रेट है वो प्रीवियस जुराइम के हवाले से, प्रीवियस कन्विक्शन के हवाले से वो सारी जो एविडेंस है वो टेक कर सकता है, वो सारी एविडेंस को सफ़ा मिसल पर ला सकता है, एविडेंस कलम बंद कर सकता है। इसके बाद 247 है, यानी कि ये एक्विटल भी होगी, कन्विक्शन भी होगी। उसके बाद 247 नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, अगर 247 के मुताबिक अगर कंप्लेनेंट जो है वो अदालत उसको बार बार बुलाती है और वो अदालत में पेश नहीं होता, ठीक है, तो जो अदालत है वो 247 के तहत मुल्ज़म को बरी भी कर सकती है या प्रॉपर फैसले के लिए केस को किसी अगले दिन के लिए अर्जेंट भी कर सकती है, उसको इल्तवा कर सकती है, उसमें आगे डेट भी डाल सकती है, ठीक है। और अगर 248 है विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट, इस्तगासा की वापसी। इफ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर सेटिस्फाई द मजिस्ट्रेट, कि अगर कोई कंप्लेनेंट फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले पहले अपनी कंप्लेंट को वापस लेना चाहता है तो वो अदालत की इजाज़त के साथ उसको वापस लेगा और अदालत जो है फौरी मुल्ज़मान को बरी कर देगी। अब उसके बाद 249 है 249 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स व्हेन नो कंप्लेंट। अगर अदालत ये समझती है कि जो कंप्लेंट है, मजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेंट है, ठीक है, वो उसके पास एक रीजंस आ जाती हैं, उसके पास एक वजह आ जाती है कि मुद्दई भी पेश नहीं हो रहा, एविडेंस भी नहीं आ रही, या कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि जहाँ पर वो सोचता है कि इस प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है, स्टॉप कर देना चाहिए। इवन अगर मुल्ज़म पीओ हो गया फिर प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी जाती हैं, उसको पीओ के वारंट जारी करके फाइल दाखिल दफ्तर के कर दी जाती है, एविडेंस नहीं आ रही फिर भी 249 के तहत जो मिसल है उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो 249 है 249 है, इसके तहत जो मुल्ज़मान को आज़ाद किया जाता है, मुल्ज़मान को आप कह लें कि बरी किया जाता है, वो असल में बरीयत नहीं होती, ठीक है, वो उसमें ऑर्डर नहीं होता एक्विटल का या कन्विक्शन का, सज़ा का या बरीयत का ऑर्डर नहीं होता, एक सिंपल ऑर्डर होता है रिलीज़ का, कि मुल्ज़मान को रिलीज़ कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है और फाइल को दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। इसके बाद जब मुद्दई मुस्तगीस जो होता है वो एप्लीकेशन दे के फाइल को दोबारा इंटरटेन करवा सकता है, उसमें आगे प्रोसीडिंग करवा सकता है, या अगर वो मुल्ज़म गिरफ्तार हुआ है तो फिर उसके बाद वो सारी प्रोसीडिंग चलती रहेंगी। इसके बाद आता है जी 249A, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज, कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो ट्रायल के किसी भी जगह पर, किसी भी सतह पर मुल्ज़म को बरी कर सकता है। अगर एविडेंस से ऐसा ज़ाहिर होता है कि मुल्ज़म पर चार्ज नहीं साबित हो रहा, या कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि दो वजूहात हैं, चार्ज इज ग्राउंडलेस, चार्ज जो वो बेबुनियाद है, ठीक है, एंड दैट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, और इसमें कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, केस से कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि मुल्ज़म को सज़ा हो, ठीक है। पहला कि चार्ज इज ग्राउंडलेस, और दूसरा देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, कि कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि मुल्ज़म को सज़ा हो सके। तो इन दो सूरत हाल में जो मजिस्ट्रेट है उसके पास आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 249A के तहत, और जो मजिस्ट्रेट है वो मुल्ज़म को बरी कर देगा, ठीक है। ये था ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट जो हमने कवर किया। इसके दो सेक्शंस और हैं, 240 एंड 240A, 250 250 और 250A।
ये बेसिकली डील करते हैं फॉल्स, फ्रिवलस और वेक्सेशियस एक्यूजेशंस के, जहाँ पर जो कंप्लेंट्स हैं, जो केसेस हैं वो झूठे साबित हो जाते हैं। तो इन हालात में जो मजिस्ट्रेट वो क्या करता है, वो जो मुद्दई होता है, जो कंप्लेनेंट ऑफ द केस होता है, उसको जुर्माना भी कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप इन ऑर्डर्स को, इन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन हालात में कितना जुर्माना होता है। और इस चीज़ को इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।